नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है। ईथर का जो क्रियाशील मूलक होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो वो होता है ओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो याद रखोगे। ऐसे ये किसका होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, CO कीटोन का होता है और OH अल्कोहल का होता है। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स होते हैं, यानी कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, ये पूछा गया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, यानी कि दो समावयवी हुए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है कि द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने पर क्या बनता है। जल्दी से बताओ, द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ये बनता है पॉलीथीन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे होते हैं। ये तो आपको बताया था हमने, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे होते हैं। देखो, अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पूछे तो असमदैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। देखो, क्रिस्टल असमदैशिक, उल्टा समझो, क्रिस्टलीय असमदैशिक और अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। अगर क्रिस्टलीय पूछा तो असमदैशिक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। पांचवा नंबर सवाल देखो, सह संयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। इसी प्रकार से यहाँ पूछ देगा कि नेटवर्क क्रिस्टल का कौन सा उदाहरण है, तो याद रखना है कोवेलेंट क्रिस्टल का जो एग्जाम्पल होता है वो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। उपरोक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों सह संयोजक क्रिस्टल का उदाहरण होता है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास को लाइक करते चलिएगा और जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, इसका मतलब वो अक्रिस्टलीय होगा। तो देखो, क्वार्ज भी हमारा क्रिस्टल है, हीरा भी क्रिस्टल है, नमक भी क्रिस्टल, लेकिन ये क्वार्ज ग्लास जो होता है बच्चों, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसलिए कहेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष को प्रदर्शित करता है। और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताना है आपको निम्नलिखित में कौन सा है जो फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोष दोनों प्रदर्शित करता है। उसे हम लोग कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि AgBr। बच्चों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है विलियन की अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है। तो हमने बच्चों क्या बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ कणों पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि कौन सा होगा। 4 एग्जाम्पल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा जिसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो देखो, K2SO4 की बात करें बच्चों, तो K2SO4 में क्या होता है, 2K प्लस हो जाएगा। 2K प्लस प्लस में क्या होगा, SO4 2 माइनस हो जाएगा।
टू माइनस हो जाता है, यानी कि बच्चा पार्टी आप कह सकते हो कि एक ये हुआ और दो ये हुआ, यानी कि इसमें अणुओं की संख्या कितना है, तो इसमें हमारा दो हो जाएगा। ये दो प्लस एक बराबर तीन हो जाता है, इसमें अणुओं की संख्या तीन है और NaCl में दो होता है, और ये यूरिया ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब तो होता ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 9 का, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो। 10 नंबर सवाल है, फैराडे का प्रथम नियम कौन सा होता है? फैराडे का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकीय भार का क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि आपका हो m समानुपाती क्या होगा? CT हो जाएगा। इसको अगर बराबर में लिखो तो m बराबर ZCT। सर ये Z क्या होता है? तो बच्चा पार्टी Z एक स्थिरांक है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, याद रखोगे। अब हमारा देखो ये ऑप्शन किस में दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे करके m बराबर क्या रहता है बच्चों? ECT रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना, ECT रहे या फिर ZCT रहे बात बराबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास को आप लोग लाइक जरूर करते चलना बच्चा पार्टी। देखो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। 11 का अगर आप लोग सी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल कौन सा होगा? लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए? सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए बच्चों? धनात्मक होना चाहिए। 13 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, द्रवित NaCl यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो बच्चों हमने क्या बताया था, आपको पता होगा कि एनोड पर हमारा क्या होता है? क्लोरीन गैस मुक्त, एनोड पर क्लोरीन गैस, और क्या होता है कैथोड पर? सोडियम, यानी कि सोडियम वाला बात हुआ, ये हमारा कैथोड वाला सोडियम हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखोगे, इस अभिक्रिया में कैथोड पर अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये भी याद रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, अनुक्ता एक क्या है? अनुक्ता कौन सा मान होता है? सैद्धांतिक या फिर प्रायोगिक मान होता है, ये आपको बताना, क्योंकि हमने कई बार बता चुका है। देखो अनुक्ता एक हमारा सैद्धांतिक मान होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो होता है, पूछे अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, तो वो प्रायोगिक मान होता है, ये भी याद रखोगे। ऐसे अनुक्ता का अधिकतम मान 3 हो सकता है, ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा होता है? वो होता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना दिया गया, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को, तो घात मतलब इसका देखो, इसमें घात कितना है? 2 है, उसमें घात 1 है, तो योगफल कर लो ना, 2 + 1 बराबर कितना हुआ? 3। और ये जोड़ घटाव वाला बात आया तो हमें नहीं लगता कि आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़ के आओगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन जो कहलाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि विद्युत कण संचलन कहलाता है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी कि P2O5 कहोगे, क्या कहोगे बच्चा पार्टी? P2O5 क्या होता है ये आपको बताना, तो एक प्रकार का अवशोषक होता है, और अब की बार ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे मॉडल पेपर में बहुत सारा प्रश्न जो है बुक से दिया गया है, इसलिए घबराना नहीं है भाई मेरे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हमें नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर अब की बार बहुत सारा प्रश्न गलत ही ऐसे टाइप कर दिया था। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है। 20 नंबर सवाल है, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? अधिशोषण यानी कि पृष्ठीय, यह सतही घटना होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन बी होगा 20 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा, अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है बच्चा पार्टी। क्या कहलाती है? अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। आपका 21 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो,
देखो जिंक किसका अयस्क होता है, जिंक का अयस्क कौन सा है ये बताना है। देखो जिंक ब्लेंड क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेडएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं याद रखना, जेडएनएस कहते हैं। उसके बाद है जिंकाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेडएनओ कहते हैं। कैलामाइन ये तो इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, ZnCO3। यानी कि देखो बच्चों सब में Zn और Zn, यानी कि ये सारे के सारे जिंक का ही अयस्क है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 23 नंबर सवाल है, कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है बच्चों, कॉपर का ही तो होगा ना। और कॉपर देख लो कहाँ दिया गया, कॉपर हमारा बी में दिया गया, जिसे तांबा कहते हैं। ऐसे घबरा मत जाना सर कॉपर कहाँ दिया गया ऑप्शन में, तांबा है ना, देखो इंग्लिश में कॉपर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क नहीं है। अब लोहा का जो अयस्क नहीं है वो बताओ। लोहा का अयस्क, ये कैसिटेराइट इसमें कहां से आ गया, ये तो सर टीन का अयस्क है, यानी कि जिसे हम लोग SnO2 कहते हैं, तो ये तो टीन का अयस्क है ना, तो ये लोहा का कैसे हो सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखो, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। साइनाइड विधि के द्वारा क्या प्राप्त होगा ये बता दो। सोना चांदी यही तो प्राप्त होगा, सिल्वर लगा दो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एकदम मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम कह सकते हो, क्या सोना भी कह सकते हो, लेकिन हमारा तो सोना नहीं दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 26 का। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर क्या लगा रहे हो, ये 25 में देख लिया एक बार क्या लगाए हैं, एक बार 1 मिनट बच्चा पार्टी, ये रहा साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, ये तो सही लगाएगा बच्चा पार्टी, सोना चांदी यही तो होता है। चलो ये रहा आपके सामने, ये तो हमने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है। निक्षालन के द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है बच्चों, ये तो सबको पता है सर, सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखो, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा, जल्दी से बता दो, फटाफट से बताना। एक बार आया था कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप लोगों ने लगाया था H3PO4 होता है। सर ये तो हमने लगा के आया, H3PO4 हुआ, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक है। अगर आपसे पूछे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल तो HPO3 लगा देना बच्चों, ये है मेटाफॉस्फोरिक, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक, लेकिन यहाँ तो पायरोफॉस्फोरिक है, तो अब क्या लगाओगे बच्चों, अब लगा देना H4P2O7। क्या लगाओगे, H4P2O7, याद रखोगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखो, क्लास को बस आप लोग लाइक करते चलना। देखो ये रहा आपके सामने, नाइट्रोजन अक्रिय होता है, क्योंकि क्या होता है इसके पास, जल्दी से बता दो। नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। 30 नंबर सवाल है, नाइट्रिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है ये बता दो, जल्दी से बताओ बच्चों, ये होता है 1.43। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। देखो अगर रंगीन के जगह रंगहीन होता तो दूसरा लगाते, अभी रंगीन पूछा गया, NO2 लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। SO2 में पूछा गया है वो होता है +4, लेकिन अगर SO3 में सल्फर का पूछता तो +6 हो जाता है, ये भी याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है। देखो ऑक्सीजन यानी कि O2, ओजोन यानी कि O3। अब ये दोनों क्या होता है ये बताना है आपको, दोनों अपर रूप होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, ओजोन का रंग कैसा होता है। ओजोन का जो रंग होता है बच्चों वो हल्का नीला होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है कि वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो हो जाता है कौन सा, कौन सा होगा बच्चा पार्टी, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। क्या ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 36 नंबर सवाल है, डीकन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है। डीकन के विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है उसका नाम होता है CuCl2। क्या होता है बच्चों, CuCl2। लेकिन एक चीज और याद रखना कि ये इससे क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, ये भी याद रखोगे, क्लोरीन गैस डीकन विधि से ही बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो,
देखो 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? नहीं बनाने वाले देखो हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए? फोन होना चाहिए, F होना चाहिए, उसके साथ में O होना चाहिए, उसके साथ में N होना चाहिए। देखो NH किस में दिया गया? NH इसमें है तो ये बनाएगा। उसके बाद HO किस में है? ये भी बनाएगा। HF किस में है? तो ये भी बनाएगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर होती है? बच्चों ये तो सबको पता होगा और आपका आंसर भी आना चाहिए। XeF4 कई बार हमने बता चुका है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जेनोन टेट्राफ्लोराइड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत वायु होगा, जल होगा, मोनोजाइट या फिर रेडियम? क्या होगा बच्चों? जल्दी से लगा दो। वो हो जाता है मोनाजाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत कौन सा आता है? संक्रमण तत्व देखो, अगर अंतः संक्रमण तत्व होता तो F ब्लॉक लगाते, लेकिन हमारा यहाँ संक्रमण तत्व दिया गया है जो कि D ब्लॉक में होता, 3 से लेके 12 तक के। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 42 नंबर सवाल है, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है 43 नंबर सवाल है, एथिलीन डाइएमीन क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल है। क्या है बच्चों? बाइडेंटेट लिगेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और 43 का मैं आशा करूंगा कि आप लोग ही बी लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 44 नंबर सवाल है, जटिल यौगिक K4 एफिशिएंट 6 में लोहा का प्रसंकरण क्या होगा? जल्दी से बता दो। K4 एफिशिएंट 6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा? वो हो जाता है हमारा D2sp2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा 45 नंबर सवाल, बता दो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म वही वाला तो हमने बताया था, ट्राई हेलोजन हैलाइड होता है। क्या होता है बच्चों? ट्राई हेलोजन हैलाइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 46 नंबर सवाल है, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहल या कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड है बच्चों। अब लगा दो, क्या लगाओगे इसका करेक्ट आंसर? तो वो एथिलीन बनता है। क्या बनता है बच्चों? एथिलीन बनता है। जैसे करके एथिल ब्रोमाइड C2H5 और Br, इसको अगर गर्म करते हो तो अल्कोहल या कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करना है ना बच्चों, तो KOH के साथ करते हो तो क्या बनेगा? ये आप लोग बता दो, जल्दी से बताओ। KBr बन जाता है, इधर KBr निकल जाता है, उसके बाद प्लस में हमारा क्या बनता है? H2O जल भी बन जाता है। उसके बाद जो बनता है उसका नाम होता है C2H4। C2H4 होता है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे C2H4 लिख दो। अब देखो ये क्या होता है? एथिलीन होता है। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरल के साथ। DDT यानी कि डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो 48 नंबर सवाल है, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले पूछा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होता है, तो वही वाला बात हो गया, CCl2F2 होता है। और फ्रियोन भी पूछे तो CCl2F2 होता है। याद रखोगे बच्चों। ऐसे CuFeS2 ये तो कॉपर पायराइट का सूत्र है। H2S2O7 ये तो ओलियम का सूत्र है। CH3I किसका होता है बच्चों? आइडोफॉर्म का होता है। क्या? एक बार चैट सेक्शन में लगा दो। बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो, ये रहा, अल्कोहल में क्या रहता है? अल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक रहता है। अल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक रहता है, ये एल्डिहाइड में होता है, ये सब एमीन ग्रुप है। और ये हमारा कौन सा होता है? कीटोन में रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला अवयव कौन सा होगा? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला अवयव यानी कि RCH2OH। RCH2OH जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है बच्चा पार्टी, सबको पता होगा। इसके ऑक्सीकरण के पश्चात पहला अवयव जो होगा वो आपको बताना है कौन सा होगा, वो होता है CHO। क्या होता है बच्चों? पहला अवयव होता है CHO। लेकिन एक चीज और याद रखना, फिर से ऑक्सीकरण अगर इसका कराते हो वो होता है RCOOH बनता है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। लेकिन पहला अवयव एल्डिहाइड होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल देखो, डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर क्या होता है? ये क्या होता है बताओ? मितावयवी होता है क्या? मितावयवी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 51 का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु कैसा होता है? ईथर का पूछा गया आपसे, बड़ा आसान सा सर, sp3 होता है। हीरा का पूछे sp3 होता है, अमोनिया का पूछे sp3 होता है। चलो एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का होता है CnH2nO। CnH2nO करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल देखो, 54 नंबर सवाल है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम प्रोपेनॉन होता है बच्चों, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल है, निम्न में कौन फेलिंग विलयन को अवकृत नहीं करता है? फेलिंग विलयन को जो अवकृत नहीं करेगा उसका नाम बता दो। वो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चों? CH3COOH। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 55 का। चलो आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल का जवाब बता दो, एमीन किसके व्युत्पन्न है? देखो एमीन, एमीन मतलब अमोनिया होगा ना, NH3। एमीन किसके व्युत्पन्न होगा? अमोनिया के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल है, एमीन में एन का संकरण क्या होगा? एमीन में पूछा गया, अब बताओ क्या होगा? 57 नंबर सवाल का जवाब, एमीन में पूछे, अमोनिया में पूछे, वो सब sp3 होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? वो होता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते, और भी कुछ प्रश्न बचे हुए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। देखो ये रहा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है। इसीलिए 59 का आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में ये कमी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल है कि जल में विलय विटामिन कौन सा है? देखो वसा में पूछता, वसा में अगर पूछता तो ADE और जल में विलय बी और सी, बी और सी, यानी कि बी और सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बी और सी ऑप्शन नहीं है भाई, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में विलय होता है, और विटामिन ADE ये वसा में विलय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल है, निम्न में कौन लीवो घूर्णक है? लीवो घूर्णक किस में होता है भाई? लीवो घूर्णक फ्रक्टोज में होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? सुक्रोज का जल अपघटन बताना है आपको, क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है इन्वर्सन। क्या? इन्वर्सन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल है, जीव तंत्र में एंजाइम क्या होता है? जीव तंत्र में एंजाइम का कार्य बताओ जल्दी से, क्या होगा? वो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है, फिनोल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनोल किसके निर्माण में प्रयुक्त होगा बच्चों? बेकेलाइट के निर्माण में, और बेकेलाइट एक तापदृढ़ बहुलक होता है, ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, सहबहुलक का उदाहरण क्या होता है? एक होता है समबहुलक और दूसरा होता है सहबहुलक। अगर समबहुलक हो तो पॉली एथिलीन हुआ, उसके बाद कौन सा? पॉलीस्टायरीन हुआ। उसके बाद देखो अगर सहबहुलक हो, ब्यूना एस हुआ, ब्यूना एन हुआ, ये नायलॉन 6 हुआ, यही तो होता है, यानी कि नायलॉन 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नायलॉन 6 होना चाहिए बच्चों, याद रखना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, बता दो क्या लगाए हो आप लोग, एक बार देख लिया जाए बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा होगा? प्राकृतिक बहुलक पूछा गया है, अब तो बता दो क्या होगा इसका, अब जल्दी जल्दी से लगा दो। प्राकृतिक बहुलक रबर, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सारे के सारे है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल है, संश्लेषित बहुलक का कौन सा उदाहरण है? संश्लेषित बहुलक देखो एक बार पूछा गया प्राकृतिक, जिसमें कि हमने बताया रबर, प्रोटीन, सेलुलोज ये सब होता है, लेकिन अब संश्लेषित बहुलक की बारी है, ये बता दो। ये नायलॉन होता है और बेकेलाइट दोनों संश्लेषित बहुलक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है कि दर्द निवारण की दवाइयां क्या कहलाती है? दर्द निवारण की दवाइयां क्या कहलाएगी बच्चों? दर्द निवारण पूछा गया आपसे तो एनाल्जेसिक कह सकते हो, क्या? एनाल्जेसिक करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? एंटासिड की
प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है बच्चों? क्षारीय होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है पूछा गया। प्रकाशीय क्रियाशीलता लगा लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आज क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना। और जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे डेली क्लास होता है बच्चों। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके जी, चलो मिलते हैं फिर।